हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर 2015 से लेकर 2023 तक जितने भी हिंदी के क्वेश्चन आए हुए हैं सी सेट में उनको देख लेते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन सी सेट में पूछे जा रहे हैं, और हम अन्य भी चीज़ें देखेंगे जो उसी से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं हिंदी का ये टॉपिक। एक ही वीडियो आएगा, इसी वीडियो में लगभग सब कुछ क्लियर हो जाएगा। करें, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह का से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जिसमें सही विराम का चिन्ह लगा है उसको आपको बताना है। तो किसमें लगा है? ये पहले वाले में लगा है, याद रखेंगे। ये फर्स्ट वाले में सही विराम का चिन्ह लगा है। अब राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, इसमें क्या गलत है? देखिए, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, यहाँ पर ये वाला कामा, ये चिन्ह नहीं लगता। राम लगा दीजिए, कामा लगा दीजिए, और लक्ष्मण, यहाँ पर कामा नहीं, क्योंकि और आ गया ना, तो जो और आ जाएगा जिसके बाद कामा नहीं लगेगा। तो राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, ये सही हो जाएगा। अब कह रहे हैं राम नरेश गोबर गणेश है। कह रहे हैं राम नरेश गोबर गणेश है, तो इसमें क्या गलती हुई है? तो यहाँ पर ये देखिए, ये मंत्र लगाना चाहिए था। कह रहे राम नरेश गोबर गणेश है, तो ये सब भी ध्यान दिया करिए। यहाँ पर आप पूछेंगे, देखेंगे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ भी आप ध्यान दिया करिए, पेपर में यहाँ भी ध्यान दिया करिएगा। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? कह रहे हैं क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या लग गया है, तो इसका मतलब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए ऐसे, लेकिन यहाँ लगाया नहीं है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा माइन्यूट गलतियाँ कर देता है, इसके बाद आपको दे देता है। और पहले वाले में एकदम सही है। हम देखते हैं कुछ। अब देखिए, जैसे ये वाला चिन्ह क्या कहलाता है? ये वाला चिन्ह कहलाता है अल्प विराम, याद रखेंगे, अल्प विराम। ये इसको सबको याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में कई बार ऐसे दे दिया गया है कि इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना होगा कि अल्प विराम कहलाता है। जब आप इसको तो अल्प विराम कह दिए, तो ऐसे जो बना है, लेकिन इसको ऐसे बन के इस पर जब बिंदी चढ़ जाती है तो उसको क्या करते हैं? उसको कहते हैं अर्ध विराम, याद रखेंगे, उसको अर्ध विराम कहा जाता है, ऐसे याद रखेंगे। ये हो गया। और ये जो ये वाला है, इसको क्या करता है? इसको पूर्ण विराम कहते हैं। यहाँ पर पूर्ण लग गया ना, पूरी तरह से हो गया, वाक्य कह दिया गया है, तो ये पूर्ण विराम हो जाता है। ठीक है। और ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप जान ही रहे हैं। अब ये जो आपका पहले लगाया गया था यहाँ पर, ये कौन सा चिन्ह कहलाता है? तो ये आश्चर्य चिन्ह कहलाता है, या विस्मयाद चिन्ह जिसको आप बोलते हैं, याद रखेंगे। तो क्या कहलाता है? आश्चर्य। मैं लिख देता हूँ, आश्चर्य शब्द कहलाता है। ठीक है, तो ये आश्चर्य शब्द कहलाता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, एक बहुत बार पूछा जाता है कि पाद चिन्ह कैसे होता है। तो पाद चिन्ह, अगर मैं पूछूं कि पाद चिन्ह कैसे होता है, तो पाद चिन्ह सिर्फ ऐसे थोड़ा सा खींच दीजिए, बस यही है पाद चिन्ह। ये ब्रैकेट नहीं है, तो मैं दिखाया हूँ कि सिर्फ ऐसे ही पाद चिन्ह वो कहलाता है। अगर मैं कहूँ कि आपका हंस पद क्या होता है, तो हंस पद ऐसे नहीं किया जाता। जैसे कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, मान लीजिए हरिद्वार आ रहे हैं, अब यहाँ पर से छूट गया, तो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ लिख देते नहीं, तो इसका ऐसे का यहाँ स्पेस नहीं रहता, तो ऐसे करके यहाँ ऊपर लिख देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? हंस पद कहलाता है। ये सब पूछा जाता है। एक बार पूछा गया था तुल्यता सूचक वाक्य, सूचक चिन्ह कौन है? लिख देता हूँ, तुल्यता सूचक। तो तुल्यता सूचक कौन सा है? तो तुल्यता सूचक ये बराबर वाला, यही बराबर वाला जो है, ये तुल्यता सूचक। विवरण चिन्ह कौन सा है? विवरण लिखा गया है, विवरण। तो विवरण अगर चिन्ह आपको पूछा जाए, तो विवरण चिन्ह क्या है? तो इसको ऐसे करके ये 2 बिंदी, अब ये हो गया आपका विवरण चल रहा, ऐसे करके ये। तो ऐसे नहीं कहता, मतलब कोई चीज़ लिखा जाता है तो ऐसे करके ऐसे लिख दिया जाता है, तो विवरण दे दिया जाता है ऐसे से। तो ये चिन्ह सब याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है अल्प विराम, फिर अर्ध विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, ये याद रखेंगे। चलते हैं, नहीं देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किसमें किया गया है, ये आपको बताना है। तो सार्वनामिक विशेषण का किसमें प्रयोग किया गया है? कोई आदमी आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर कोई लिखा गया है, ठीक है, तो जैसे कुछ लोग हैं या कोई आदमी, तो ऐसे जो होता है तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए, कोई वहाँ यहीं सिर्फ है और यहाँ पर नहीं है सब कुछ। तो यहाँ पर और भी एग्जाम्पल ले दे सकते हैं। तो जैसे कोई आदमी आ रहा है या कुछ लोग
झगड़ा कर रहे हैं, ये सब, तो वो सब कौन सा हो जाएगा? तो ये कोई से याद पकड़ लीजिएगा, वो सर्वनाम होता है, तो सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अत्यधिक में कौन सी संधि है? कह रहे हैं अत्यधिक में कौन सी संधि है, तो ये इस प्रकार की संधि कौन सी संधि होती है? तो जब या रहे, वा रहे, रा रहे, तो आगे क्या होता है, उसके मतलब आगे थोड़ा सा आधे अक्षर लग जाता है, तो वो कौन सी संधि हो जाती है? यड़ संधि हो जाती है। जैसे अब मैं यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है, अत्यधिक, अत्यधिक में यड़ संधि है। अगर मैं लिख दूँ कि स्वागत में कौन सी संधि है, अब देखिए स्वागत लिखा गया है ना, तो स्वागत में क्या, वा के आगे आधा सा लिख गया, तो एक अक्षर आधा बन गया है, तो उसमें कौन सी संधि आती है? यड़ संधि। तो इसमें याद रखिएगा, पूर्व पद के अंत में जब ई यू वाय या उसे असमान स्वर रहे जो या व र आदेश दे, तो याद रखिएगा ये कौन सा है? यड़ संधि है। तो मतलब स्वागत लिखा गया ना, आधा वा, कभी भी इस प्रकार के शब्द को हम यड़ संधि में रखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमेशा यही पहचानने का यही तरीका है, जहाँ पे आपको आधा आ जाए, या रहे, यहाँ वा रहे, कुछ भी, और उसके आगे आधा आ जाए, तो यड़ संधि होगा। जिन शब्दों का काम करना होना पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? जिन शब्दों में काम का करना या होना पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्रिया कहते हैं। याद रखेंगे, उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब देखिए क्रिया, जैसे अभी मैं कहूँ आपको क्रिया धातु, ये होता क्या है बताइए? जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ, ये आप कह सकते हैं पढ़ना, लिखता हूँ पढ़ना। अब देखिए पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। अब इसमें एक धातु लगा है, तो धातु कौन सा है? पढ़ है। तो याद रखिएगा, इसका पढ़ एक धातु है और प्रत्यय क्या है? ना है, याद रखेंगे। तो ये भी याद रखेंगे, इसी में से बनता है। पढ़ना में पढ़ धातु है और ना क्या है? ये प्रत्यय है। तो ये जैसे, और मैं देख लूँ दौड़ना, तो दौड़ना में अगर मैं कहूँ इसमें धातु कौन सा है, तो दौड़ने में धातु कौन से है? तो याद रखिएगा दौड़, दौड़ इसमें क्या है? धातु है। पूछेंगे धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब देखिए क्रिया क्या है? पढ़ना, इसका मूल रूप क्या है? पढ़, इसका मूल रूप है। तो ये पढ़ जो मूल रूप है, यही धातु कहलाता है, क्योंकि इसी पढ़ से ही तो पढ़ना बना है। दौड़ना से, दौड़ना में अगर दौड़ लिखा गया, यहाँ लिख दीजिए दौड़, तो दौड़ से ही तो दौड़ना बना है प्रत्यय लगा के। तो ये हमेशा पढ़ धातु होता है, और जो पढ़ना पूरा हो जाता है वो क्या कहलाता है? क्रिया। तो इसमें क्रिया क्या है? पढ़ना। ये तो कह रहा है काम करना या होना पाया जाए उसको क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं, ये याद रखेंगे। तो अभी धातु अगर पूछ ले तो किसी वर्ड में, तो आप बता सकते हैं ना कि धातु कौन सा होता है, उसी में से निकाल लीजिए। अब जैसे लिखना, मैं लिख दूँ लिखना, तो लिखना में अगर मैं कहूँ इसमें धातु कौन सा है, तो यहाँ पर लिख कर दीजिए, लिख दीजिए। तो यही लिख क्या होता है? धातु होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है। अब देखिए प्रभाव का जो अनेकार्थी होता है उसमें से एक अर्थ नहीं है। तो प्रभाव का अर्थ क्या होता है? सामर्थ्य भी होता है, महिमा भी होता है, दबाव भी होता है, लेकिन विग्रह नहीं होता है। तो याद रखिएगा, अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, तो ये विग्रह नहीं है, याद रखेंगे। चलते हैं यहाँ, देखिए इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? करें विलोम शब्दों का सही युग्म बताइए। तो विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है? आकुंचन का प्रासरण होता है। याद रखेंगे, आकुंचन का क्या होता है? प्रासरण। तो ये आकुंचन मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। प्रासरण, प्रासरण मतलब क्या होता है? फैलना। तो ये सही है, ये वाला एकदम सही है। अब सन्मुख लिखा गया है, तो सन्मुख का क्या होता है? सन्मुख का उन्मुख नहीं होता है, सन्मुख का हमेशा विमुख होता है। क्या याद रखेंगे? सन्मुख का विमुख याद रखेंगे। अल्पज्ञ का अवज्ञ नहीं होता है। जब अल्पज्ञ लिखा रहे तो इसमें बहुत ज़्यादा होगा ना, विलोम पूछ रहा है ना, तो बहुत होगा। जैसे अल्प लिखा, मैं कहूँ आधा अल्प, अल्प मतलब क्या, तो अवज्ञ थोड़ी होगा, उसमें कहोगे बहुत, तो क्या होगा? बहुज्ञ। तो इसमें क्या है? अल्पज्ञ क्या क्या होगा? बहुज्ञ होता है। अब देखिए अस्थावर का क्या होता है? तो ये अस्थावर का तो आप जानते होंगे, अस्थावर का जंगम होता है। तो याद रखेंगे, अस्थावर का जंगम होता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, सन्मुख का विमुख होता है, और आकुंचन का
प्रसारण होता है तो सही है। तो ऐसे याद कर लीजिए, हो सकता है इसी से उठा के एक दे दे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युक्त सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, आपको इसका बताना है कौन सा नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये हेम हिरण, ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अब हेम हिरण किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है सोना का पर्यायवाची। याद रखेंगे, सोना का पर्यायवाची ये होता है हेम हिरण। सोना के और पर्यायवाची कौन से होते हैं? कनक, याद रखेंगे, कनक भी ये सोना का पर्यायवाची होता है। अगर मैं कहूँ कुंदन किसका पर्यायवाची होता है, तो कुंदन भी इसी का पर्यायवाची होता है। अगर मैं कहूँ कंचन किसका पर्यायवाची होता है, कंचन भी इसी का पर्यायवाची होता है, सोने का। शारदा बीड़ा माता सरस्वती जी का पर्यायवाची होता है। शारदा वगीसा ये सरस्वती जी का। गिरा बीपा बीड़ा पाड़ी ये भी किसका पर्यायवाची है? सरस्वती जी का। भारती वाणी किसका पर्यायवाची है? सरस्वती जी का पर्यायवाची है। तो ये सब याद रखिएगा। हेम क्या होता है? सोना का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ का सही रहित सहित सही है? बताइए कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है इसमें, और सब गलत है। तो कौन सा सही है? इसमें बी वाला। कह रहे हैं टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। कह रहे हैं टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। तो यही आपका जो है ये सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही अर्थ यही है। ठीक है, अब देखिए कहते नहीं है कि टके का खेल, जिसके पास पैसा है वही सब कुछ, उसी के पास सब कुछ है। जैसे अंबानी अडानी, उन्हीं के पास सब कुछ है, तो पैसा सब कुछ करता है, टके का सब खेल है। अब यहाँ करें जो बोले सो घी को जाए, क्या कहते हैं? तो जय जो बोले वो सो घी को जाए, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जो सलाह दे वही उस काम को करे। ठीक है, तो जो बोले सो घी को जाए, यहाँ लिख दीजिए जो सलाह दे वही उस काम को करे, उस काम को करे। तो याद रखेंगे जो सलाह दे वही उस काम को करे, जो बोले सो घी को जाए, वही इसका आंसर होगा। अब करें जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है। करें जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, इसका क्या मतलब मीनिंग होगा? तो इसका मीनिंग होगा धन में सब कार्य सिद्ध करने की शक्ति है। तो याद रखेंगे धन में सब कार्य सिद्ध करने की शक्ति है। धन में सब कार्य सिद्ध करने की शक्ति है। जी जाए घी ना जाए दान देने वाला, ये गलत है। अब ये देखिए जी जाए घी जाए, इसका कहाँ मतलब होता? महाकंजूस होना, महाकंजूस होना, इसको क्या कहते हैं? महाकंजूस। जी जाए घी ना जाए, तो इसको महाकंजूस कहते हैं, ये याद रखेंगे। चलते हैं यहाँ देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर आक क्या है? तद्भव शब्द है। आषाढ़ क्या है? खट्टी से आ जाता है तो तत्सम हो जाता है, ये वाला सा आ जाता है, ये भी तत्सम हो जाता है। और अंधकार याद रखेंगे। अब आक का तस्म क्या है? आर्क होता है, आर्क, आक का आर्क होता है, याद रखिएगा। अब इसका क्या होता है? ये तो तद्भव है, इसका क्या होता है? अंधकार। अगर अंधकार, ये जो अंधकार है इसका तद्भव तत्सम पूछे, ये कौन सा तद्भव शब्द है? अच्छा ये तद्भव शब्द है, ये तो तत्सम है ना अंधकार, तो ये अंधकार तत्सम है, तो इसका तत्सम क्या, तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव होगा अंधेरा, अंधेरा कहते हैं इसको तद्भव इसका। आषाढ़ का तद्भव क्या होगा? आषाढ़ का तद्भव होगा, ये ऐसे लिखा जाता है, खट्टी सा हटा के ये वाला सा लगा दिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है? तत्सम हो जाता है। अब देखिए यहाँ अश्रु में क्या होता है? अश्रु में कहते हैं नहीं आंसू, ये आंसू, तो आंसू क्या होता है? ये तद्भव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? करें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए इसमें कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये बाजार। अब देखिए सब, अब आपको लगेगा सब कुछ सही है, क्या क्या गलत है? तो बाजार ये है, तो ये तो बाजार ये गलत ही हो जाएगा। बापी आक मंत्रा होता है तब बाजार होता है, हमेशा बापी आक मंत्रा जापी आक मंत्रा जार है, बाजार ये ऐसा लिखा जाता है तब बाजार सही हो जाता है। बारात में क्या होता है? तो बारात में एक ही मात्रा होती है, याद रखेंगे। बाजार में डबल मात्रा होती है, तो ऐसे ही इसको हमेशा याद करेंगे, बारात।
बारात क्या है, एक ही, तो दूल्हा एक ही होता है, ठीक है, 10 मतलब सब लोग दूल्हे नहीं होते, तो ऐसे याद करिए, बारात में दूल्हे। और बाजार में क्या होता है, बाजार में सब लोग जाते हैं बाजार, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। बाजार में, बाजार में डबल मात्रा रहेगा और बारात में एक ही मात्रा रहेगा, हमेशा याद रखिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कालिदास में, कालिदास में क्या है, कालिदास में जो बड़ी मात्रा है, नहीं, ये कालिदास ऐसे लिखा जाता है, दास, ये, ठीक है, तो एक बार मैं फिर से लिख दो, ये कालिदास ऐसे लिखा जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आता है? क्या कह रहे हैं, लोधांती किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुंदेली। अब देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें याद रख लीजिएगा भाषा में। भाषा में तो बहुत चीज़ें याद रखें, लेकिन 3 चीज़ें अगर याद रखेंगे तो आपका थोड़ा सा काम बंद हो जाएगा। यहाँ पर 3 भाषाएं मुख्य रूप से, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो इनका आप वो भी याद रखिएगा, अब किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। याद रखिए, पहले अगर हम पश्चिमी हिंदी देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास होता है वो इस भाषा में, पश्चिमी हिंदी में बुंदेली है, जो आप ये बुंदेली पढ़ रहे हैं, इसी बुंदेली भी इसी में आ जाता है, पश्चिमी हिंदी। तो ये हमेशा याद रखिएगा, पूछ सकता है कि बुंदेली किस में आता है, पूछा गया है किस में आता है, तो बोली बुंदेली किस में आती है, पश्चिमी हिंदी में आती है। दूसरे पे क्या आता है, कन्नौजी। कन्नौजी भी आपका पश्चिमी हिंदी में ही आती है। इसके बाद खड़ी बोली भी आपका पश्चिमी हिंदी में आती है, खड़ी बोली, ये पश्चिमी हिंदी, जिसको कौरवी भी, अगर कौरवी ऐसे पूछे जाए तो किस में आता है, ये आप कहेंगे ये आप पश्चिमी हिंदी में ही आती है। ब्रजभाषा भी आपको तो पता होगा, ब्रजभाषा भी पश्चिमी हिंदी में आती है। अपभ्रंश कौन सा होता है, इसका पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश होता है सौर सैनी। याद रखिएगा, सौर सैनी अपभ्रंश होता है, सैनी अपभ्रंश। तो अगर आपसे पूछे कि पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश क्या होता है, तो सौर सैनी अपभ्रंश होता है। और बोली क्या होती है, बुंदेली होती है, कन्नौजी होती है, खड़ी बोली होती है और ब्रज भाषा होती है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, पश्चिमी हिंदी का हो गया, अब पूर्वी हिंदी का हम देखते हैं। पूर्वी हिंदी में कौन कौन से आते हैं, तो पूर्वी हिंदी में आपके आते हैं ये अवधी, कौन सी, अवधी पूर्वी हिंदी में आती है, और बघेली अवधी हिंदी में आती है, ठीक है। और बिहारी हिंदी में आती है, भोजपुरी बिहारी में हिंदी में आती है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, इतना ही आपको यहाँ पर पढ़ना है, इतना अगर पढ़ लेते हैं तो लगभग यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया, अवधी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो अवधी किस, हम तो सौर सैनी तो अपभ्रंश होगा नहीं, अवधी किससे हुई है, अर्धमगधी अपभ्रंश कह रहा है, और ये मगधी अपभ्रंश से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किससे, अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, याद रखेंगे किससे, अवधि अगर पूछे तो अर्धमगधी, आ से अवधि, आ से अर्धमगधी, याद रखेंगे, अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, किससे, अपभ्रंश से विकसित हुई है, याद रखिए कौन सा, अवधि, अब अवधि अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। कह रहे हैं श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं होता, अनेकों वर्ड होता नहीं है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो ये याद रखिएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यही हमेशा वहाँ पर दे देता है। तो क्या होगा इसमें, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अब ये अभिनंदन पत्र प्रदान किया नहीं, छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र दिया, तो ये देखिए अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं, पत्र दिया, याद रखेंगे ये होगा, अभिनंदन पत्र दिया, तो छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र दिया, ये आपको बताना होगा। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो साहित्य और जीवन का घोर संबंध नहीं है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, याद रखिएगा, हमेशा घनिष्ठ संबंध होता है, ये याद रखिएगा, साहित्य और जीवन का। अब देखिए, निम्न में से किस एक वाक्य के शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है, तो व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि किस में है, तो किसमें व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है,
उसे धोखा देकर लूट लिया। याद रखिएगा कौन सा ये होगा, बी वाला आंसर होगा, उसे धोखा देकर लूट लिया, ये वाला आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो ये वो सॉरी उसने धोखा देकर, ये उसने, ये मतलब अशुद्धि इसी में ना, तो उसने धोखा देकर लूट लिया, तो आपका क्या होगा, ये आपको अगर उसने लगा देते हैं तो आपका सही हो जाता है। चलते हैं नहीं, देखते हैं कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम कर रहे हैं, कौन सा शब्द नहीं है ये बताना है। तो कौन सा तत्सम नहीं है, तो यहाँ पर खार जो होता है ये तत्सम नहीं है। इस खार का तत्सम, अगर खार का तत्सम पूछे तो इसका छार होता है, ये याद रखेंगे। छुर भी आपका तत्सम है, वानर भी तत्सम है, क्षेत्र भी आपका तत्सम है, ये याद रखिएगा। लेकिन छार जो होता है, खार या छार, ये तत्सम नहीं है ये। ठीक है, अब देखिए छुर, वानर और क्षेत्र ये आपके तत्सम है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका बताइए बानर का तद्भव क्या होगा, तो ये बानर का तद्भव बंदर होता है, याद रखेंगे। और ये छुर का ये खुर होता है, इसका तद्भव। और क्षेत्र का खेत होता है, इसका तद्भव। चलते हैं देखते हैं। घोघा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या है, करें घोघा बसंत जो मुहावरे है उसका अर्थ क्या होता है। तो घोघा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मूर्ख, कहते नहीं बहुत घोंघा बसंत है, तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मूर्ख होता है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे आया है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो रवि तनिया सूर्य का पर्यायवाची होता है, गंगा का नहीं होता है। भागीरथ ये गंगा का पर्यायवाची है, और त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है। देव नदी ये गंगा का पर्यायवाची है। सुर सुर सरिता, अगर सुर सरिता पूछे किसका पर्यायवाची है, तो गंगा का है। ध्रुव नंदा, याद रखेंगे ध्रुव नंदा किसका पर्यायवाची है, तो ध्रुव नंदा भी गंगा का पर्यायवाची है। नदीश्वरी, अगर पूछे आपसे नदीश्वरी किसका पर्यायवाची है, नदीश्वरी, तो नदीश्वरी भी किसका है, गंगा का पर्यायवाची है। अब देखिए विसर्ग ये का उच्चारण स्थान है। अब देखिए इसका हम बताए नहीं थे, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है ये, तो इसका उच्चारण स्थान होता है कांठ है, याद रखिएगा कांठ है, ये आता है कंठ में आता है। तो याद रखिए किस में आता है, कंठ में। कंठ में कौन कौन सा आता है, छोटा आ आता है, बड़ा आ आता है, का वर्ण का जितने भी वर्ग आते हैं वो भी आते हैं, और हा आता है। और ये विसर्ग जो ये होता है ये भी कंठ में ही आता है। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी पूछ लेता है। अब देखिए ओष्ठ में कौन आते हैं, तो छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, पाव आता होता है, वर्ण ये आते हैं, ओष्ठ में आते हैं। तालव्य में क्या आता है, तो तालव्य में छोटी ई आता है, बड़ी ई आता है, चा आता है, वर्ण आता है, सा आता है, या सा आता है, तो ये क्या होता है, तालव्य में आता है। अब देखिए ये होता है अनुनासिक में, क्या होता है, अनुनासिक में होता है स्पर्शी व्यंजन में, जैसे अनुनासिक में कैसे पंचम वर्ण में जैसे आता है अंगा, आहा, ये सब आता है अंगा, तो अंगा क्या होता है, अनुनासिक आता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये तो हो गया ना, इसमें उच्चारण स्थान कांठ होता है, ये देखिए कांठ होता है, याद रखिए कंठ। शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें बताइए, कह रहा है कि शुद्ध शब्द बताइए इसमें कौन सा है। अब इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द कौन सा, लब्ध प्रतिष्ठ, ये शुद्ध शब्द है। तो याद रखेंगे कैसे लिखेंगे, लब्ध और प्रतिष्ठ, ये आपका शुद्ध शब्द होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। करें निम्नलिखित में अभिकारी शब्द नहीं है, तो अभिकारी शब्द कौन सा नहीं होता है, नहीं है बताइए ये। तो कौन सा अभिकारी शब्द नहीं है, ये सर्वनाम आपका अभिकारी शब्द नहीं है, याद रखेंगे। सर्वनाम कैसा है, विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द क्या मतलब, अभिकारी शब्द होते क्या हैं, तो अभिकारी शब्द होते हैं जैसे जिनके अगर शब्दों में लिंग वचन कारक ये सब के कारण क्या होता है, उनमें परिवर्तन होता है, नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, अभिकारी शब्द कहलाते हैं। तो याद रखेंगे अभिकारी शब्द यहाँ पर सर्वनाम नहीं है, ठीक है। तो याद है क्रिया विशेषण भी अभिकारी शब्द है, अभिकारी शब्द नहीं है, तो ये और ये संबंध सूचक भी और समुच्चय बोधक भी ये सब अभिकारी शब्द होते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन से अभिकारी शब्द होते हैं, इनको याद कर लीजिए। क्रिया विशेषण, संबंध सूचक या समुच्चय बोधक, ये सब अभिकारी शब्द होता है, तथा विस्मयाद बोधक भी अभिकारी शब्द है। जो विस्मयाद बोधक नहीं होता वो भी अभिकारी शब्द ही होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। तो पतंग बादल,
अनेकार्थी पतंग का नहीं है, तो आपको पढ़ना होगा अनेकार्थी शब्द जितने भी हैं उनको पढ़ लीजिए। तो बादल क्या है, पतंग का अनेकार्थी नहीं है। पतंग का नाव होता है, पक्षी होता है, चंग होता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। कह रहे हैं तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द कौन सा होता है, काष्ठ आपका तत्सम शब्द होता है। क्या, काष्ठ आपका, अब काष्ठ का तद्भव का काठ होता है, याद रखिए काठ क्या होता है, वो आपका तद्भव होता है। आम का क्या होता है तत्सम, तो आम का तत्सम क्या होता है, आम्र होता है, याद रखेंगे आम्र होता है, ये याद रखेंगे। हाथ का, तो हाथ का हस्त होता है, याद रखेंगे हाथ का हस्त होता है। दूध का दुग्ध होता है, तो दूध का क्या होता है, दुग्ध होता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो उसका क्या होता है, प्रतियुक्त, याद रखेंगे प्रतियुक्त होता है। तो जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, प्रतियुक्त होता है। अब देखिए यहाँ पर तीन चीजें होती है, प्रत्युत्तर क्या होता है, और ये प्रत्युत्तर, हाँ प्रत्युत्तर क्या होता है। देखिए प्रत्युत्तर अगर आपसे पूछे तो उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर, अभी देखिए ये इसका क्या होता है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया होगा उसको प्रतियुक्त कहते हैं। लेकिन जिसका उत्तर देने मिलने पर भी उत्तर दिया गया, तो उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर, याद रखेंगे उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर, तो ये क्या कहलाता है, उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर क्या होता है, प्रति उत्तर। तो देखिए प्रति उत्तर दो बार आ रहा है ना, तो प्रति उत्तर दो बार आ रहा है, तो जिसका उत्तर देकर खंडन किया उसको प्रति उत्तर कहते हैं। अब देखिए लौट कर आया हुआ, तो लौट कर आया हुआ क्या कहलाता है, प्रत्यागत कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्यागत। प्रत्यागत वो क्या कहलाता है, लौट कर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा एक वाक्य शुद्ध वाक्य है। तो कौन सा एक वाक्य शुद्ध वाक्य है, ये बताइए, इसमें कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। तो ये वाला, एक गिलास पानी दीजिए, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, ये आपका शुद्ध वाक्य है। और ये सब क्या गलत है, इसमें देखिए क्या गलत है, करा वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। तो कह रहे हैं वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो 7वें नहीं होता, 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ये याद रखिएगा। कह रहे सरयू घाट का पानी ये बहुत लंबा है, तो ये लंबा नहीं है, सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है। तो सरयू नदी, नदी का घाट बहुत लंबा नहीं, सरयू नदी का यहाँ पाट होना चाहिए, याद रखिएगा पाट। तो याद रखिएगा सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है, पानी में पढ़ दिया ना, पानी नहीं, सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है, वहाँ घाटता पाट होना चाहिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, तो इसमें आपको क्या गलती लग रहा है, तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह, यहाँ जो है तो यहाँ वह होना चाहिए हमेशा, याद रखेंगे जब यहाँ जो होगा तो यहाँ वह होगा। तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, ये इसमें सही होगा। न सरयू नदी का पाठ यहाँ होना चाहिए, और 7वीं कक्षा का में पढ़ता हुआ, 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ये याद रखना होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, छाती लगाना, ये अब छाती पर सांप लौटना, छाती उमड़ना और छाती फटना। अब बताइए इसमें क्या होगा, लिखा गया छाती लगाना, तो छाती लगाना को क्या कहते हैं, आलिंगन करना। तो याद रखिएगा छाती लगाना को आलिंगन करना होता है। छाती पर सांप लेट लौटना क्या होता है, तो इस ईर्षा के कारण व्यथित व्यथित व्युत्थित होना। तो याद रखिएगा छाती पर सांप लौटना क्या होता है, ईर्षा के कारण व्यथित होना। छाती उमड़ना, तो छाती उमड़ना क्या होता है, प्रसन्नता से फूले ना समाना, याद रखेंगे प्रसन्नता से फूले ना समाना। छाती फटना, छाती फटना क्या होता है, बहुत अधिक दुख या वेदना होना। तो याद रखिएगा छाती फटना क्या होता है, बहुत अधिक दुख या वेदना होना, ये क्या होता है, छाती फटना। तो ये याद रखिएगा सबका, ठीक है। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जो कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, तो दिलवाना मिलवाना ये सब प्रेरणार्थक क्रिया में आता है, ठीक है। तो जैसे गिरना से गिरवाना होता है, चलना से चलवाना होता है, तो जहाँ वाना आ जाए वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया लगा देंगे। तो यहाँ कौन हो गए, बी वाला पर चल दिलवाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया है।
आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या होता है? आदर्शिका का तद्भव शब्द होता क्या है? तो आदर्शिका का आरसी शब्द होता है, याद रखिएगा, आदर्शिका का आरसी होता है तद्भव। अब आँच का क्या होता है? तो आँच का अर्ची होता है तत्सम, याद रखिएगा, आँच का तत्सम अर्ची होता है, ये याद रखेंगे। अदरक का बहुत पूछा जाता है, तत्सम क्या होता है? तो अदरक का क्या होता है? आद्रक होता है, ये याद रखेंगे, अदरक का आद्रक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तालव्य नहीं है? करें, कौन सा एक वर्ण तालव्य नहीं है, ये बताना है। तालव्य क्या कौन से कहलाते हैं, ये पहले बताइए। तो ये क्या कर रहा है? तालव्य नहीं है। तो तालव्य कौन सा नहीं है आपका? तो का तालव्य नहीं है। तालव्य में क्या क्या आता है? जो चा वर्ग आता है वो पूरा तालव्य, चा चा छा जा जाइए, ये सब तालव्य में आता है। और आपका ये तालव्य नहीं है, ये चा छा जा झा ये सब तालव्य में आते हैं। और तालव्य में और याद रख लीजिए, छोटी ई आती है और बड़ी ई आती है, ये भी याद रखिए, छोटी ई, बड़ी ई, और या सा भी पूछ लिया जाता है। या और सा ये भी तालव्य में ही आते हैं। यहाँ देखिए, इसमें अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अरण्य माने क्या होता है? अरण्य माने क्या होता है? जंगल होता है। तो याद रखिएगा, अरण्य का पर्यायवाची क्या होता है? जंगल या वन, याद रखिए, इसका कांतार भी होता है। तो अरण्य का कानन होता है, याद रखिए, कानन होता है, विपिन होता है, बीहड़ होता है, ये सब याद रखेंगे। इनमें में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से हलंत संबंध में अशुद्धि है, वह शब्द कौन सा है जिसमें हलंत में अशुद्धि है? तो किसमें? हलंत में। श्रीमान क्या ऐसे लिखा जाता है? सम्राट क्या ऐसे लिखा जाता है? परिषद बताइए या श्रीयुत बताइए। तो इसमें क्या गलत है? तो याद रखेंगे, ये श्रीयुत, ये श्रीयुत आपका गलत है। तो श्रीयुत कैसे लिखा जाता है? श्रीयुत। तो ये श्रीयुत ऐसे ना लिख के यहाँ पर यह ऐसे लिखा जाता है, श्री युत, ये ऐसे लिखा जाता है, ये हलंत नहीं, जो हलंत लगा दिया गया है ये हलंत गलत है। श्री युत ऐसे लिखा जाता है, याद रखेंगे, श्री लगा दीजिए, इसके बाद युत, तो श्री युत ये लगा देंगे, बस। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और ये श्रीमान ऐसे लिखा जाता है, उसमें हलंत लगता है, सम्राट में भी हलंत लगता है और परिषद में भी हलंत लगा दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, किन्नर का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, किन्नर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो किन्नर, तो किन्नर का जो संधि विच्छेद होगा, किम धन नर, ये याद रखिएगा, किम धन नर, ये किसका संधि विच्छेद है? किन्नर का संधि विच्छेद। तो याद रखिएगा, किम धन नर, ये किन्नर का संधि विच्छेद होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो किम धन्नर किसका संधि विच्छेद है? किन्नर का संधि विच्छेद है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये सब तो गलत ही है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ये बताइए। तो पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? ये हुआ है सौर सैनी से। अभी हमने बताया है सौर सैनी अपभ्रंश में कौन सा आता है। तो सौर सैनी में आता है आपका पश्चिमी हिंदी आता है, राजस्थानी आता है। राजस्थानी अगर पूछे तो किसका है? इसी पश्चिमी हिंदी का है। ब्रजभाषा सौर सैनी का ही है। ब्रजभाषा भी इसी का है, खड़ी बोली भी इसी का है, याद रखेंगे, खड़ी बोली का है। अगर मैं कहूँ ये 85 में 85 में 50 पैसाची, पैसाची में अपभ्रंश में कौन सा आता है? इसमें पंजाबी अगर भाषा पूछे कि पंजाबी भाषा किस में आता है, पैसाची में आता है। या लहंदा भाषा पूछा जाता है, लहंदा भाषा इसी में आता है। और याद रखिएगा, अर्ध माघी मगधी में अपभ्रंश में ये बहुत पूछा जाता है, अर्ध मगधी, अर्ध मगधी अपभ्रंश, अपभ्रंश। तो अर्ध मगधी अपभ्रंश में क्या है? पूर्वी हिंदी। तो यहाँ याद रखिएगा, पूर्वी हिंदी, अवधी और बघेली, याद रखेंगे, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी ये सब किस में आता है? ये आता है अर्ध मगधी अपभ्रंश में। पूर्वी हिंदी आता है, अवधी आता है, बघेली आता है और छत्तीसगढ़ी आता है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, मगधी अपभ्रंश में कौन सा आता है, इसमें कौन सा आता है? तो इसमें आता है बिहारी, याद रख लीजिएगा, बिहारी आ जाता है, बंगाली आ जाता है, उड़िया आ जाता है
और असमिया आ जाता है, याद रखेंगे, और असमिया आ जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इतना तो आपको याद ही रखना होगा। चलते हैं नहीं देखते हैं। लिखा गया तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा ये युग्म असंगत है? तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है, ये बताइए। तो इसमें कौन सा है? पत्र पर्ण, ये गलत है। पत्र, ये देखिए, पर्ण क्या क्या होता है, याद रखिए, पत्र का पत्ता होता है, याद रखिएगा, पत्र का क्या होता है? पत्ता होता है। ठीक है, तो पत्ता का तत्सम पत्र होता है, तो ये क्या है? तत्सम है, तत्सम। और ये क्या है? पत्ता, तद्भव है, तो ये भी याद रखेंगे। छत्र का छत होता है, चक्र का चक्का होता है, चैत्र का चैत होता है, तो ये याद रखिएगा। कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें डी वाला आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये बताइए, ये क्वेश्चन अल्प विराम वाला, अभी हमने बताया था अल्प विराम के बारे में। अब देखिए, अल्प विराम, अभी हमने आगे वाले क्वेश्चन में बताया था अल्प विराम कैसे लगाया जाता है, तो अल्प विराम ऐसे लगाया जाता है। देखिए, अल्प विराम कौन सा होगा? तो अल्प विराम ये वाला होगा। ठीक है, अब देखिए, कोष्टक कौन सा होता है? तो कोष्टक आप समझिएगा ये हुआ। संक्षेप सूचक कौन सा होता है? तो संक्षेप सूचक कौन सा होता है? ये आपका जो बिंदी है गोला सा, ये वाला संक्षेप सूचक। योजक कौन सा होता है? तो योजक ऐसे हमेशा योजक हो जाता है, ऐसे लगा दिया जाता है योजक चिन्ह। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, योजक ये है, संक्षेप सूचक ये जीरो वाला, कोष्टक कौन सा है? ये है, अल्प विराम ये है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, आजीवन में समास, तो बताइए आजीवन में समास क्या होगा? आजीवन में, तो आजीवन में सिंपल ही सर अव्ययी भाव समास होगा। तो याद रखिए, जैसे यथाशक्ति, अगर हम पूछे यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। अगर है आजन्म, जैसे बड़ा आ जन्म, ये किसमें था? अब वही तो बड़ा आ लग गया बस, या लग गया, मतलब आ आना चाहिए आगे। ठीक है, तो ये याद है। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? इसमें देखिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिजीविषा जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, इसी दोनों में कंफ्यूज होते हैं। याद रखिएगा, जिजीविषा, तो जिजीविषा क्या होता है? जीने की इच्छा होती है, याद रखेंगे, क्या होती है? जिजीविषा, जीने की इच्छा, तो याद रखेंगे, जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलते हैं, देखते हैं। उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? बताइए, उसने नहाकर भोजन किया, नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक का उदाहरण है, याद रखिएगा। उसने नहाकर भोजन किया, नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये पूर्वकालिक, क्योंकि उसने नहाकर भोजन किया ना, पहले क्या किया? नहा लिया, इसके बाद भोजन किया, तो नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? ये पूर्वकालिक, पहले वाला का है, तो पहले नहाया फिर इसके बाद किया, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गया बस। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है? तो बताइए, इसमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है, ये बताना है आपको। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है, ये बताना है आपको। तो किसका है? आ का। आ का प्रयोग शुद्ध है, ये याद रखेंगे। किसका? आ का प्रयोग शुद्ध होता है। अगर गमन शब्द को विपरीतार्थक, तो क्या बनाएंगे? आगमन लिख देंगे, आ गमन लिख देंगे, बस यही करना है। गमन को क्या लिख देना है? आगमन लिख देना है, तो आगमन। ठीक है, अब देखिए, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य क्या है? शब्द चयन की दृष्टि से, शब्द के चयन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है? रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, यही आपका शुद्ध है। तो कौन सा? रामचंद्र जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सा संधि है? कहें स्वार्थ में कौन सा संधि है? तो अभी हमने बताया है क्या, स्वार्थ में कौन सी संधि हो जा सकती है। अब इसमें देखिए, तो इसमें कौन से स्वर हो? दीर्घ स्वर होगा, याद रखिएगा, स्वार्थ में दीर्घ स्वर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वो दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी।
निम्नलिखित में युग्म सही चुनिए, बताइए कौन सा युग्म सही है आपका यहाँ पर। तो ये देखिए, आमदनी को फारसी फारसी लैंग्वेज है। आमदनी ये क्या है? फारसी लैंग्वेज है। गलीचा कैसा लैंग्वेज है? गलीचा बताइए। तो गलीचा आपका कैसा लैंग्वेज है? ये अरबी लैंग्वेज है, याद रखेंगे, ये अरबी लैंग्वेज है गलीचा। अंग्रेज मतलब जो है, तो ये कौन अंग्रेज फ्रेंच, ये तो अंग्रेजी है, इसमें कुछ करना नहीं। पादरी क्या है? पादरी कौन सा है? ये तुर्की, वो पुर्तगाली। तो ये पुर्तगाली लैंग्वेज है, ये याद रखेंगे। तो पादरी कौन सा लैंग्वेज है? पुर्तगाली लैंग्वेज है। गलीचा अरबी लैंग्वेज है। और आमदनी फारसी लैंग्वेज है। ये तो आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अज का अर्थ नहीं है, तो अज का अर्थ क्या होता है? मोती नहीं होता है। अज मतलब क्या होता है? तो अज मतलब होता है जिसका जन्म ना हुआ हो, ये होता है। दशरथ के पिता को भी अज कहते हैं, याद रखेंगे। दशरथ के पिता को क्या कहते हैं? अज कहते हैं, ये याद रखेंगे। ब्रह्मा हुआ, विष्णु हुए और शिव हुए। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इनको भी क्रमशः अज कहा जाता है, याद रखेंगे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव अज है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी है। दशरथ के पिता है, जिसका जन्म ना हुआ, ये सभी अज होते हैं। इनका अर्थ है अज होता है, लेकिन मोती का अर्थ अज नहीं होता है। ये देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देवता का पर्यायवाची बताइए। देवता का पर्यायवाची शब्द होता है विबुध, याद रखेंगे। देवता का होता है विभुर। किंकर का क्या होता है? किंकर का नौकर होता है, ये याद रखिएगा। लोकेश को ब्रह्मा कहते हैं, याद रखिएगा। लोकेश को ब्रह्मा कहते हैं। तो किंकर को नौकर कहते हैं, और देवता को विबुध विबुध कहते हैं। लोकेश ब्रह्मा। हो सकता है वह आया हो वाक्य है, बताइए। हो सकता है वह आया हो वाक्य हो, इसमें कौन सा वाक्य हो सकता है? तो ये कौन सा होता है? संभावना व्यक्त की जा रही है ना, तो सदिगंध मत लगाइएगा। यहाँ संभावना है कि, हाँ संभावना है कि हो सकता है वह आया हो, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो हो सकता है वह आया हो, कौन सा वाक्य है? संभाव्य वर्तमान है, याद रखेंगे। संभाव्य वर्तमान है। अब देखिए, हो सकता वह आया है, संभाव्य वर्तमान, दो बार ही आ गया है। देखिए, शुद्ध वाक्य, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कह रहे हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपका? घनिष्ठ ऐसे लिखा जाता है, याद रखेंगे। घनिष्ठा नहीं लिखा जाता है, घनिष्ठ लिखा जाता है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, कवित्री हो सकता पूछे आपसे, कवित्री का क्या होता है? तो याद रखेंगे, कवित्री को कब इत्री ऐसे लिखा जाता है, याद रखेंगे। कवित्री ऐसे लिखा जाता है। चिन्ह ईर्ष्या, ईर्ष्या ऐसा नहीं लिखा जाता है। तो ईर्ष्या कैसे लिखा जाता है? ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है। तो याद रखेंगे, ईर्ष्या को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद में आता है? छा का क्रम, तो छा का क्रम किसके बाद में आता है? सा के बाद में आता है। छा का वर्ण किस वर्ण के बाद में आता है? तो सा के बाद में आता है। तो याद रखेंगे। अब देखिए कैसे। अब देखिए, जैसे लिखते हैं, का लिखते हैं और आप सा लिखते हैं, ऐसे ना, का सा, तो बराबर क्या होता है? छा हो जाता है। देखिए, बाद में आता है, ठीक है, का के बाद में आता है, तो याद रखिएगा, इसमें का हो जाएगा। अब देखिए, तत्सम तद्भव शुद्ध 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 युग में कौन सा है? तत्सम तद्भव शुद्ध युग में कौन सा है, ये बताना है आपको। तो कौन सा है? अवस्याय का ओस होता है, याद रखेंगे। शुद्ध युग में पूछ रहा है, अवस्याय अगर लिखा रहे आ व अदस्या या ये, अवस्याय का क्या होता है? ओस होता है, ये याद रखेंगे। अवस्याय को ओस कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग किस में हुआ है? तो किस में? व्याकरण में हुआ है। क्या? एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग किस में हुआ है? व्याकरण में। तो बी याद रखेंगे, आ याद रखेंगे, प्लस करण याद रखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी आ करण। तो बी और आ कौन कौन से उपसर्ग प्रयोग हुए हैं?
बी प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ब्या ना व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो यहाँ बी उपसर्ग प्रयोग हुआ है, और ब्या आ छोट बड़ा आ उपसर्ग प्रयोग हुआ है। तो यही दोनों उपसर्ग प्रयोग हुए हैं। तो कौन सा, बी और आ, यही दोनों उपसर्ग व्याकरण में प्रयोग हुए हैं। तो याद रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें एक अधिक से उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो बी आ व्याकरण में बी भी उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग है, बड़ा आ। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसका सही वर्तनी विश्लेषण क्या है। सत्तायुच्युत, तो इसका बताइए सही वर्तनी विश्लेषण। तो इसका कौन सा होगा, बी वाला आंसर होगा। अब कैसे याद रखेंगे, ये आप देखिए, सा यहाँ है, ये देखिए सा। अब इसके बाद सा आ जैसे सा के आगे बढ़ते हैं छोटा आ आता है ना, आ प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। तो इसके बाद आधा ता यहाँ लिखा गया है, ये देखिए आधा ता है तो आधा ता लगा दीजिए। फिर इसके बाद ता, ऐसे इसको जोड़ते हैं ता, ठीक है। फिर ता के बाद बड़ा आ वाला आ रहा है, जैसे यहाँ पर कोई मात्रा नहीं था, तो यहाँ पर हम छोटा आ यहाँ लिख दिए, यहाँ देखिए छोटा आ लिख दिए। अब यहाँ पर एक बड़ा का मात्रा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बड़ा आ लिख देंगे, ये बड़ा आ हो गया। अब देखिए, अब आधा चा लिखा गया है तो आधा चा लिख देंगे। फिर आधा चा आ लिखा गया है तो आ लिख देंगे। तो फिर या लिखा गया है तो या लिख देंगे। फिर या छोटा ऊ का मंत्र है ना, तो यू लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, यू यू ता ता लिख देंगे, युत है ना, तो यू ता, फिर छोटा आ लिख देंगे, यू ता। तो ये याद रखेंगे, क्या लिखेंगे, यू ता। तो ये यही याद वाला होगा, ये याद रखिए। ये यहाँ पर देख के लिखा जाता है कौन कौन सा होगा। अब देखिए यथाशक्ति में कौन सा, अब वही भाव अभी हम बताए थे, यथाशक्ति में वही भाव। काम करने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, बताइए। काम करने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग नहीं होता है। तो क्या प्रयुक्त नहीं होता, स्वभाव नहीं प्रयुक्त। कामना होता, कार्य होता, इच्छा, कहते नहीं कामना है, कार्य है करो, इच्छा है तो ये भी करो, लेकिन स्वभाव जो है वो काम करने के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं होता है। तो ये सी वाला याद रखेंगे। अब देखिए जिजीप्सा का अर्थ है, तो जिजीप्सा का अर्थ क्या है ये बताइए। तो जिजीप्सा का अर्थ क्या है, जीने की इच्छा होता है। याद रखेंगे जिजीप्सा का अर्थ क्या होता है, जीने की इच्छा को जिजीप्सा कहते हैं, ये याद रखेंगे। जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं, जीतने की इच्छा, तो जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिगीसा कहते हैं। याद रखेंगे इसको, जिगीसा कहते हैं। युद्ध की इच्छा क्या कहलाता है, युद्ध की इच्छा, तो युद्ध की इच्छा क्या कहलाता है, युयुत्सा कहलाता है। तो जीतने की इच्छा को जिगीसा कहते हैं और युद्ध की इच्छा को युयुत्सा कहते हैं, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। दोनों में अंतर आपको रखना पड़ेगा। चलते हैं नित्य। समवाय शब्द का अर्थ क्या होता है, समवाय शब्द का अर्थ क्या होता है, तो समवाय शब्द का अर्थ होता है समूह। याद रखिएगा, समवाय का अर्थ होता है समूह या झुंड, कुछ भी कहिए आप। नेक्स्ट देखते हैं। पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताइए कौन सा कथन नहीं है पुरुषवाची। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं, वही प्रीवियस ईयर के करवा रहा हूँ। तो पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताइए कौन सा कथन नहीं सही है। तो ये संबंध कारक ये सी वाला सही नहीं है। मैं का सही रूप मेरे को होता है, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो मेरे को तेरे को यहाँ हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। मैं का सही रूप मेरा होता है, तो ये ऐसे ही लगा दीजिएगा, सिंपल ही क्वेश्चन है, ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं का सही मेरा होता है, ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। हिंदी वर्णों में अयोगवाह कौन सा वर्ण है, अयोगवाह पूछ रहा है कि अयोगवाह किसको कहते हैं। तो अयोगवाह हमेशा याद रखिएगा अंगा आहा, बस अंगा और आहा यही या क्या कहलाता है, अयोगवाह शब्द कहलाता है हिंदी वर्ण में। ने देखते हैं निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। बताइए कौन सा शब्द मूर्धन्य नहीं है। तो मूर्धन्य कौन सा होता है,
जैसे टा, ठा, डा, डा, अड़ा, ये सब क्या होता है, मूर्धन्य होता है। लेकिन आपका जा क्या मूर्धन्य है? नहीं, जा मूर्धन्य नहीं है ये, बल्कि तालु है। याद रखेंगे, ये क्या है? तालु है। चा, छा, जा, जा, ये होता है ना तालु। अब देखिए, आठ कनौजिया नौ चूल्हे का लोकोक्तिया क्या होती है? कह रहे हैं, आठ कनौजिया नौ चूल्हे, तो क्या है? अलगाव की स्थिति होती है, बी वाली स्थिति होती है। आठ कन्नौजिया और नौ चूल्हे लोकोक्तिया का अर्थ क्या होता है? अलगाव की स्थिति होती है, ये भी याद रखेंगे। क्या? अलगाव की स्थिति। अब देखिए यहाँ पर, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं। बताइए, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं? सॉरी, उसको धातु कहते हैं। कैसे हमने बताया था? अभी हमने बताया था, जैसे पढ़ना बताया था। तो पढ़ना में क्या है? पढ़ जब आ जाता है, पढ़ लिख दिया जाता है, तो ये धातु है। अब जब इसमें ना लग जाता है प्रत्यय, तो ये क्रिया बन जाती है। तो धातु से क्रिया बनती है, ये याद रखिएगा। ये धातु पढ़, इसके बाद ना जब प्रत्यय लग जाता है तो एक क्रिया बनती है, तो याद रखिएगा धातु होगा। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है वो क्या होती है? धातु होती है, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। मिर्सड़ शब्द का विलोम शब्द क्या है? मिर्सड़ का क्या होता है? रूक्ष में होता, रूक्ष होता है। याद रखिएगा, मिर्सड़ का रूक्ष होता है। सुकुमार का क्या होता है? कठोर होता है, ये याद रखिएगा, सुकुमार का कठोर होता है। ठीक है। चिक्कड़ का विलोम क्या होता है? तो चिक्कड़ का चिकना होता है, तो खुरदुरा, यहाँ याद रखिए खुरदुरा इसका विलोम होता है। आश्रिड़ का विलोम क्या होता है? आश्रिड़, तो आश्रिड़ का एक ये अशुद्ध शब्द है, इसका कोई विलोम नहीं होता। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में वह वाक्य छाटिए जिनमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जा गया है। जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है वह कौन सा है? तो इसमें क्या होगा? तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। अब देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण, जी जान लगाना, तो जी जान लगाना पढ़ना, जान लगाकर पढ़ना। देखिए, एक लगा कर पढ़ा जाता है, एक जान लगा कर पढ़ा जाता है, तो ये क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण का प्रयोग इसमें किया गया है, ये याद रखेंगे। चलते हैं, नहीं देखते, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? ये अवधी भाषा में हुई है, रामचरितमानस। अयोध्या से याद रख लीजिएगा, अवधी भाषा में। कितने कांड होते हैं रामचरितमानस में? 7 कांड होते हैं, याद रखिएगा, 7 कांड होते हैं रामचरितमानस में। अभ्यंतर का विलोम होता है, तो अभ्यंतर का विलोम क्या होता है? अभ्यंतर का विलोम क्या होता है? बाह्य होता है, तो याद रखेंगे अभ्यंतर का विलोम बाह्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये बताइएगा। तो इसमें क्या बताएंगे? ये यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, यही शुद्ध है। ठीक है, तो डी वाला आंसर सही होगा। चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? देखिए, तालु, बार बार तालु वाला आ रहा है। तो चा, छा, जा, झा, यहाँ नहीं उड़ते, कहते चा, छा, जा, झा, इया, ये सब चा, छा, जा, झा, ये क्या है? तालु वर्ड होते हैं, याद रखेंगे। बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो बत्सा, बत्सा का वत्स होता है। ऋषि मुनि क्या कहते हैं? जब भी तत्सम तद्भव आए तो हमेशा ऋषि मुनि वाला याद रखिएगा। बस बच्चा का वत्स होता है, ये याद रखेंगे। चलते हैं, नहीं देखते हैं। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो परंतु व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं बताइए? समरूप या समोच्चारित शब्द कहलाते हैं। समरूप या समोच्चारित शब्द कहलाते हैं, ये याद रखेंगे। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? इसमें अक्षर में लिखने में अक्षर छूटने के संकेत, हम अभी बताए थे, ऊपर ही बताए थे। ऐसे जब किया जाता तो यह हंस पद, जैसे कोई चीज़ लिख रहे, मान लीजिए ये संकेत देने यहाँ नहीं लिखे, अब यहाँ पर जगह कम है, तो यहाँ पर ऐसे करके वहाँ यहाँ से कर लिख दीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके अगर लिख देते हैं तो क्या होता है? वो हंस पद होता है। तो लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए
हंस पद का प्रयोग किया जाता है, डी वाला। अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ है, अपनी करनी पार उतरनी। तो अपनी करनी पार उतरनी का क्या है? अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, अपनी करनी अपनी करनी पार उतरनी। यहाँ पर देखते हैं पीताम्बर में कौन सा शब्द समास है, पीताम्बर में कौन सा शब्द समास है ये बताना है। तो पीताम्बर में कौन सा समास है? ये बहुब्रीहि समास है, याद रखेंगे पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है यहाँ पर ये पीताम्बर में कर्मधारय समास भी दे दिया जाता है, तो जो भी ऑप्शन में रहे वो भी लगा दीजिएगा। पीताम्बर में बहुब्रीहि भी आता है और पीताम्बर में कर्मधारय भी समास आता है, तो ये याद रखिए। नकारात्मकता का आशय क्या? अब यहाँ पर क्या है, दोनों दिया गया है, तो लेकिन आप जो भी आयोग माना है, बहुब्रीहि माना है तो बहुब्रीहि लगाएंगे, ठीक है। जिसका अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, पीत है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण का। नकारात्मकता का आशय क्या है बताइए, नकारात्मकता का आशय क्या है? तो नकारात्मकता का आशय क्या है? निराशावाद, ये याद रखेंगे, निराशावाद को इसको कहते हैं निराशावाद। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है ये बताइएगा, किसका अर्थ नहीं होता है अंक का? तो अंक माने अंग नहीं होता है, अंक माने गोद होता है, संख्या होता है और चिन्ह होता है, ये तीनों होता है। चिन्ह भी अंकों को कहते हैं, गोद भी कहते हैं और संख्या भी कहते हैं, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची क्या है? खिड़की, तो खिड़की का पर्यायवाची क्या? वातायन, वातायन कैसे कहेंगे? मतलब वायु, हवा नहीं आती, दरीचा कहते हैं, दरीचा। बारी उपयुक्त सभी होगा, खिड़की का पर्यायवाची कौन सा होगा? वातायन होगा, बारी होगा और दरीचा होगा, सभी होगा। नहीं देखते निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? महत्व है। अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? ये महत्व है, ये याद रखेंगे। मातृणाम शुद्ध का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद, तो ये क्या है? इसका शुद्ध संधि विच्छेद मातृ पर ऋणाम है, तो मातृ और ऋणाम इसका शुद्ध संधि विच्छेद है मातृणाम का, ठीक है। अगर मैं कहूँ पितृण का संधि विच्छेद बताइए, पितृण, ये पितृण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस ऋण, तो इसका संधि विच्छेद होगा पृथ्वी प्लस ऋण होता है। नहीं देखते हैं यहाँ करा गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द हैं? करें गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द हैं? तो गमला याद रख लीजिएगा और आलपीन याद रखिएगा, किसके? पुर्तगाली के शब्द हैं। पुर्तगाली के शब्द कौन कौन से? गमला, आलपीन, ये पुर्तगाली के शब्द हैं। अब देखिए आलपीन आप पढ़ लिए ना, इसके बाद इसे एक और वर्ड पढ़ लीजिए, आलमारी पढ़ लीजिए, आलमारी, ये भी किसका शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। अब देखिए गमला पढ़े हैं तो गमला में पानी डालने के लिए बाल्टी पढ़ लीजिए, ठीक है, ये भी पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली बता रहा हूँ। ये अगर मैं तंबाकू बोलूँ कि इसी तंबाकू का ऐसा शब्द है, ये भी पुर्तगाली शब्द है। इस्पात, इस्पात किसका? पुर्तगाली शब्द है। कमीज कौन सा है? ये पुर्तगाली शब्द है। अब देखिए ये हो गया। जापानी शब्द देख लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रिक्शा कौन सा शब्द है? बहुत बार पूछा गया, रिक्शा कौन सा है? जापानी शब्द है। सुनामी कौन सा शब्द है? ये भी आपका ये जापानी शब्द ही है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कैंची कौन सा शब्द है? कैंची, कैंची जानते हैं कौन सा शब्द है? कैंची आपका तुर्की शब्द है, ठीक है। तो ये याद रखिए। कैंची से याद आया कुर्सी, कुर्सी कैसा शब्द है? तो कुर्सी कैसा शब्द है? ये अरबी शब्द है, अरबी। ये कैंची तुर्की शब्द है, ये याद रखेंगे। और कुर्सी कैसा है? अरबी शब्द है। देखते हैं जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं, मतलब जो अभी अभी घटित हो रही हो, तो ये क्या कहलाएगा? अपूर्ण वर्तमान कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वह क्रिया जो है अभी हो रही है, इसका मतलब वो नहीं कि वो बीत गई है। अपूर्ण वर्तमान कहलाएगा, ये सामान्य वर्तमान नहीं, इसमें तो हो चुकी है। तो याद रखेंगे क्या है?
वह क्रिया जो अभी हो रही है वो अपूर्ण वर्तमान कहलाएगी। ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें अभी भी हो रही है, वर्तमान में हो रही है, लेकिन वो अभी अधूरी है। चरण कमल में समास कौन सा है? चरण कमल में समास कौन सा, ये बताइए। तो चरण कमल में कर्मधारय समास होता है। याद रखिएगा, चरण कमल में कर्मधार। नील गाय में कौन सा समास होता है? नील गाय। तो नील गाय में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। प्रिय सखा, तो प्रिय सखा में कौन सा समास होता है? तो इसमें भी याद रखिएगा, कर्मधारय समास होता है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है? तो नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है? ने प्लस अन होता है। याद रखिएगा, ने प्लस अन नयन का शुद्ध संधि विच्छेद होता है। नायक का बहुत बार पूछा जाता है, नायक का क्या होता है? तो नायक का होता है नय प्लस अक। याद रखिएगा, नय प्लस अक क्या होता है? नायक का होता है। अगर मैं पूछूं पवन का क्या होता है, इसमें देखिए दो मात्रा लगा है, इसमें एक मात्रा लगा है। जब एक मात्रा लगा तो पो प्लस अन, पोवन, पवन होता है। ठीक है, अब जैसे पवन हो गया, पावक में कहूँ, पावक किसका होता है? तो पावक क्या क्या होता है? पौ प्लस अक, पौ प्लस अक। देखिए डबल मात्रा लगा गया है तो क्या है? अकार जाता है। तो याद रखेंगे। मिरसड़ का विलोम शब्द क्या होता है? करें, मिरसड़ का बल विलोम शब्द होता क्या है, ये बताइए। तो मिरसड़ का विलोम शब्द रुच होता है, ये याद रखेंगे। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होता है? तो चंद्रमा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होता है? द्विज होता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? करें, तद्भव शब्द कौन सा है, ये बताना है आपका। तद्भव शब्द क्या है? 14। याद रखेंगे, ये 14 क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है। हाँ, अब देखिए अग्नि का तद्भव क्या होता है? तो अग्नि का तद्भव क्या, ये तत्सम है, तो अग्नि का तत्सम आग होता है। याद, ये आग होता है। सलाका का, सलाका, तो सलाका एक तत्सम शब्द है जिसको सलाई बोलते हैं। याद रखेंगे, इसको सलाई बोलते हैं। अब देखिए पुष्प का क्या होता है? पुष्प, तो पुष्प फूल बोलते हैं, तो ऐसे याद रख लीजिए। नहीं, देखते हैं। पगड़ी रख घी चख लोकोक्तिया का क्या अर्थ है? पगड़ी रख घी चख लोकोक्तिया का अर्थ क्या है? मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। तो याद रखिएगा, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पगड़ी रख और घी चख लोकोक्तिया का अर्थ है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बताइए। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो व्योम का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? पीयूष नहीं है। क्या है? पीयूष नहीं है व्योम का पर्यायवाची शब्द। ठीक है। पीयूष किसका पर्यायवाची शब्द है? ये अमृत का होता है। याद रखेंगे, ये अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है पीयूष। ये पीयूष किसका है? अमृत का पर्यायवाची होता है। अब देखिए यहाँ पर व्योम का पर्यायवाची कौन सा होता है? अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, नभ होता है, ये सब होते हैं व्योम के पर्यायवाची। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको क्या? आ सूर्य पश्चिम में। आ सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वर्तनी भी याद रखिए। आ सूर्य पुंस पस्सा, तो याद रखिए आ सूर्य में सा क्या होता है? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। अज्ञ का अर्थ क्या है? अज्ञ का अर्थ क्या है, ये बताना है आपको। अज्ञ क्या करता है? जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। जो कुछ भी ना जानता हो क्या कहलाता है? अज्ञ कहलाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? तो यहाँ पर होगा का, क्योंकि आया है, यहाँ कहीं नहीं आया है। तो मोहन को बाजार क्यों जाना था, तो इसमें लगा दीजिए, हो गया। क्यों जाना था, क्योंकि क्यों आ गया। देखिए सिंपल ही सवाल है, सिंपल है, आपका टाइम लॉस नहीं करेंगे। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, वाक्य में अशुद्धि स्पष्ट करो। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करो। कौन सा? उसे मृत्युदंड की सजा मिली, तो इसमें कौन सा है? दंड और सजा दोनों क्या है? समानार्थी हैं। इसका प्रयोग एक ही बार, दोनों एक के दो मतलब दो हुआ है, एक ही में होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए उसे मृत्युदंड, और देखिए दंड लिखा, मृत्युदंड मिली, सजा नहीं होना चाहिए।
खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? कह रहे हैं खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? कौरवी है। खड़ी बोली हिंदी का सही कौरवी है, याद रखेंगे कौरवी। सौर सैनी अपभ्रंश होता है। अवगुठन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है घूंघट, याद रखेंगे इसका क्या अर्थ होता है? घूंघट। ने देखते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसा भरोगे वैसा करोगे। नहीं देखते हैं, प्रतिपदा का उपयुक्त शब्द अर्थ है। प्रतिपदा क्या होता है? पक्ष की पहली तिथि। तो प्रतिपदा क्या होता है? पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, चौराहा में समास कौन सा है? तो चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है चौराहा में, याद रखेंगे कौन सा? द्विगु समास है। अनुरूप का विलोम है। अनुरूप का विलोम क्या है ये बताइए? तो अनुरूप का विलोम क्या है? प्रतिरूप होता है अनुरूप का विलोम, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो कौन सा पर्यायवाची शब्द सही नहीं है? तो यहाँ पर जलधिका अम्बुद ये गलत है। ठीक है, तो और सब आपका सही है। तो ये कौन कौन सा है? यहाँ पर देखते हैं, पुरंदर का अमरपति है, सरोवर का पुष्कर होता है, फड़ी का उरग होता है। गूलर का फूल होना, मतलब कहते हैं ना गूलर के फूल हो गए हैं, तो क्या होता है? दिखाई ना देना, बहुत दुर्लभ हो जाना। यहाँ कहते हैं भभूत का तत्सम शब्द क्या है? भभूत का तत्सम शब्द बताइए। तो भभूत का तत्सम शब्द क्या होता है? विभूति होता है। एक आप सीरियल देखते होंगे, आता होगा टीवी पे, विभूति उनका नाम रहता था। ठीक है, तो विभूति, भभूत का तत्सम शब्द क्या है? विभूति। तो बी लगा दीजिए, भूति। नेक्स्ट देखते हैं, सदियों में शब्द संधि कौन सी है? सदियों में संधि कौन सी है? वृद्धि संधि। वृद्धि हुई है ना, जब ऐसे वृद्धि हो जाए तो वो हमेशा याद रखिएगा वृद्धि संधि। जब कैसे भी किसी भी वर्ड में ऐसे आ जाए, जैसे मैं कह दूं कि महौज कौन सा शब्द है, अब आप कुछ मत देखिए, वृद्धि यहाँ हुई है, बस वृद्धि संधि। मैं कह दूं महो औषधि, महौषधि कौन सी शब्द है? तो महौषधि कौन सी शब्द है? ये कौन सी है? तो याद रखिए वृद्धि संधि, ये वृद्धि संधि कहलाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। तो बताइए, आधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा? अध्यात्म। कौन सा? सी। ये अशुद्ध है। अब पूछेंगे कैसे अशुद्ध है? क्योंकि अध्यात्म ऐसे नहीं लिखा जाता। अध्यात्म में छोटा आ रहता है, आधा या अधता में ये रहता है। तो अध्यात्म में क्या होता है? छोटा आ, आधा या पे आत्मदया अधता में, अध्यात्म में ये होता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा शब्द है? ये शुद्ध शब्द है ये। अब देखिए, ये अंतर ध्यान कौन सा है? ये शुद्ध है। अनुगृहित कौन सा? शुद्ध है। अधीन कौन सा है? ये शुद्ध शब्द है। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो ये हरदोई जनपद में बोली जाती है कन्नौजी बोली। मेरठ में कौन सी भाषा बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है, याद रखिएगा खड़ी बोली। ने देखते हैं, करें आधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। कौन सा एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? तो बताइए, इलाहाबाद एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, देवरिया है, मिर्जापुर है, बलिया, ये भोजपुरी क्षेत्र है। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? जो फैजाबाद जनपद में बोली जाती है, तो फैजाबाद अवध में या अयोध्या में अवधी ये बोली जाती है, याद रखेंगे अवधी भाषा बोली जाती है। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं की नहीं है? कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की नहीं? तो बघेली। ये बघेली मध्य प्रदेश की बोली में बोली जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वहाँ पर बोली जाती है, यहाँ पर नहीं बोली जाती। कौन सा तद्भव शब्द है? बताइए कौन सा तद्भव शब्द है? तो पिटारा शब्द तद्भव शब्द है। इसका पिटारा का क्या होता है? पिटक होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पिटारा पिटक। ठीक, ने देखते हैं, करें एसड़ा का अर्थ क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है, एसड़ा का अर्थ। तो एसड़ा का अर्थ क्या होता है? चाह, आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा
तो ये याद रखेंगे, इसका अर्थ क्या होता है, अभिलाषा। ईसला क्या होता है, अभिलाषा होता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, बताइए कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो ये राम और लक्ष्मण, ये विशेषण नहीं है। छोटा और बड़ा कहते नहीं, वह बहुत छोटा या बड़ा है, तो विशेषण हो गया। हरा पीला, उस कपड़े का रंग हरा पीला है, 2 3, तो ये भी विशेषण, तो राम लक्ष्मण नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम नहीं, वो तद्भव होगा। तो कौन सा होगा, तो कौन सा, वैसे ही लिखा गया हाथ है। बोध, देखिए बोध आप नहीं बोलते होंगे कि वर्ड, जैसे जो बोलचाल की भाषा में ना बोला जाए वैसे ही समझ जाया करिए। ध्यान, तस्कर, तो ये हाथ यहाँ पे क्या है, ये तद्भव शब्द है। ठीक है, तो हाथ अगर पूछे कौन सा है, तद्भव शब्द है। इसका क्या होता है, हत्स होता है, तत्सम। नमने देखते हैं, दैवज्ञ का अर्थ क्या है, दैवज्ञ का, तो दैवज्ञ का क्या अर्थ है, तो ये ज्योतिषी होता है। दैवज्ञ माने ज्योतिषी, कैसे लिखा जाता है ये याद रखेंगे, ज्योतिषी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है, ज्योतिषी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चिर चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या है, चिरंतन का सही विलोम, तो चिरंतर का सही विलोम क्या है, नस्वर है, याद रखेंगे क्या है, नस्वर चिरंतर का सही विलोम शब्द है। अब देखिए यहाँ का है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है, ऐच्छिक होता है, ये याद रखिएगा, क्या, ऐच्छिक। अब देखिए यहाँ का है, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है, प्रतिकूल का क्या है, तो प्रतिकूल कहते हैं अनुकूल है, सिंपल ही है प्रतिकूल का। अपनी ढपनी अपना राग, इसका क्या है, तो अपनी ढपली अपना राग, संगठन का अभाव, याद रखेंगे क्या है, संगठन का अभाव। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, रचयिता, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अंतस्थ नहीं है, कौन सा अंतस्थ नहीं है ये बताना है, तो कौन सा, हा, याद रखिएगा, हा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, यह ऊष्म व्यंजन है। अब देखिए ये हा ऊष्म व्यंजन कौन कौन से आते हैं, सा आता है ऊष्म व्यंजन, खट्टी सा आता है, सा आता है, और हा आता है, ये सब कौन से व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन। जबकि रा होता है, रा, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये या, रा, ला, वा है, ये सबका अंत, या, रा, ला, वा जो होते हैं ये अंतस्थ होते हैं, जिसमें सा तीनों सा आ जाए और हा आ जाए वो उसमें होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, सप्तऋषि में समास कौन सा होता है, सप्तऋषि में समास कौन सा होता है, सप्त मतलब 7, मतलब द्विगु, मतलब जिसमें गिनती आ जाए बस। उत्शिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है, उत्शिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद, तो उत्शिष्ट को उत प्लस शिष्ट होता है, ये याद रखेंगे, उत प्लस शिष्ट, उत्शिष्ट का शब्द संधि विच्छेद होता है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, करें किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो क्या है, किसमें है, श्याम सोता है, यह एक अकर्मक क्रिया है। तो याद रखेंगे, चाहे रोना हो, चाहे सोना हो, चाहे लजाना हो, चाहे दौड़ना हो, चाहे घबराना हो, ये सब किस में आता है, ये अकर्मक क्रिया में आता है। तो कि जैसे जैसे ये सो रहा है तो इस पर प्रभाव पड़ रहा है ना, तो वही होता है अकर्मक क्रिया। अगर जो ये करता है, ये मान लीजिए रोता है, तो इस पर श्याम पर प्रभाव पड़ता है रोने पर, तो ये रोता वहाँ वर्ड है, यहाँ प्रभाव पड़ रहा है, तो वही अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो व्योम आग का पर्यायवाची नहीं है। पावक भी होता है, किरसानु भी होता है, अनल भी होता है। कौन सा किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, राम नहीं पढ़ता। देखिए पिता उसे पढ़ाते हैं, प्रेरणार्थक मतलब लगवाना, पढ़वाना, ये सब यही सब आते हैं, मतलब जो दूसरा करने वाला, एक के साथ दूसरा कर रहा हो, तो पिता उसे पढ़ाते हैं, तो इसमें है। वह अध्यापक से पढ़वाते हैं, ये भी है।
अध्यापक परिश्रम कराते हैं, तो ये भी है, याद रखेंगे। पिता उसे पढ़ाते हैं, वह अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं, ये सब क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया में आते हैं। लेकिन राम नहीं पढ़ता, ये एक ही है। प्रेरणार्थक क्रिया में देखिएगा दो आ जाएंगे, दो लोग। अध्यापक परिश्रम कराते हैं तो बच्चों को करा रहे हैं, वह अध्यापक से पढ़वाते हैं, तो यहाँ भी बच्चे अध्यापक आए। पिता उसे, मतलब वह अध्यापक से, मान लीजिए गार्जियन है, अध्यापक से पढ़वा रहे हैं, पिता उसे पढ़ाते हैं, तो ये पिता और बच्चा आ गया, तो यहाँ दो हो गया। तो हमेशा ये याद रखेंगे। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो समीर हवा का होता है, रजनी होती, विभावरी निशी, ये सब क्या होता है, इसी के। याद रखिएगा एक यामिनी वर्ड होता है, यामिनी। यामिनी किसका होता है, रात्रि का पर्यायवाची होता है। सरवरी किसका पर्यायवाची होता है, सरवरी इसी रात्रि का पर्यायवाची होता है, सरवरी। रैन किसका पर्यायवाची होता है, रैन भी इसी का पर्यायवाची होता है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो बताइए मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शार्दुल होता है। ठीक है, तो मृगेंद्र का सब पर्यायवाची शार्दुल। व्याघ्र होता है, याद रखेंगे, व्याघ्र। सिंह होता है, मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है। पुंडरीक होता है, पुंडरीक भी होता है, नाहर भी होता है, ये सब क्या होता है, नाहर, नाहरी नहीं, नाहर, ये क्या होता है, ये सब इसी मृगेंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, शार्दुल, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हिरण का पर्यायवाची क्या होता है, तो यह हिरण का पर्यायवाची क्या होता है, तो याद रखेंगे अहि होता है, सर्प। अहि किसका, अहि सॉरी कुरंग, तो कुरंग किसका होता है, इसी का होता है। अहि किसका पर्यायवाची, अहि सर्प का होता है, याद रखेंगे अहि सर्प का होता है पर्यायवाची। ठीक है, तो हिरण का ये जो कुरंग लिखा गया इसी का होता है पर्यायवाची, तो हिरण का पर्यायवाची कुरंग होता है। ठीक है, और अहि का सर्प होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा तत्सम शब्द का जोड़ी नहीं है, सब तत्सम शब्द का जोड़ी नहीं है, तो दधि भात, ये गलत है। ठीक है, तो दधि भात ये जोड़ी आपका गलत है। कर्म विद्या होता है, मत्स्य मृग होता है, ज्ञान क्षेत्र होता है, ये याद रखिएगा। करपट का तद्भव रूप कौन सा है, ये बताना है। करवट का तद्भव रूप, तो करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है, याद रखेंगे। करपट का तद्भव रूप क्या होता है, कपड़ा होता है। अधिक निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है, सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है। बालिका निबंध लिख रही है, ये क्या है, ये बालिका निबंध लिख रही है, ये क्या है, सकर्मक क्रिया का भाग है। अब सकर्मक अकर्मक कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्या का भाव लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए कि ये लिख के आगे क्या लगाइए, तो यहाँ पर क्या लिख रही है, बालिका क्या लिख रही है, तो आप कहेंगे निबंध लिख रही है। अब करें क्या सोती है, अब हम क्या, अगर क्या सोती है, तो अगर कोई अर्थ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया नहीं है। अब देखिए पक्षी क्या उड़ना, हमेशा यही जो ये होता है क्रिया जो हो रहा है वो उसी का आगे, तो क्या, क्या उड़, पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं, तो आ रहा है, नहीं उड़ता है, आ रहा है। क्या हंसता है, लिखा गया है, बालक खिलौना पाकर क्या हंसता है, तो क्या हंसता है, तो ये भी नहीं आ रहा, तो ये याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें आपका सकर्मक क्रिया। बालिका निबंध, बालिका क्या लिख रही है, तो लिख रही है निबंध लिख रही है, बस इसमें आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, तो वाक्य व्याकरण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, तो वह दंड देने के योग्य है, तो ये क्या है, अशुद्ध है। तो याद रखेंगे ये, वह दंड देने के योग्य नहीं हो, तो जब योग्य होगा तो वो दंड देना दे ही क्यों जाएगा, वह पात्र होता है, तभी वह सही हो जाए, और सभी सही है, याद रखेंगे, योग्य नहीं होता। सजा दंड एक साथ आ जाए वो भी नहीं होता। कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध, मैं सारी रात जागता रहा, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नीचे देखते हैं, अब यहाँ क्या क्या गलत है, रात भर, भर नहीं होता, याद रखिएगा, रात पूरी रात
के साथ भर नहीं लगाते हैं, सारी रात के साथ भर नहीं लगाते हैं। किस शब्द में गुण संधि है, किस शब्द में गुण संधि है वो बताइए। तो देवेंद्र में गुण संधि है, याद रखेंगे। कैसे, देव प्लस इंद्र, ठीक है। इसमें क्या होता है, देवेंद्र में गुण क्या है आपका, ये गुण संधि है, ठीक है। देवेंद्र में गुण संधि है। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या है, अन्वय का शब्द विच्छेद का अनु प्लस अय। शब्द अन्वय का शब्द विच्छेद क्या है, अनु प्लस अय, इसका संधि विच्छेद है। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली में किस कौन सी भाषा बोली जाती है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली में अवधी भाषा बोली जाती है। याद रखिएगा, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली में कौन सी भाषा, अवधी भाषा बोली जाती है। कौन निश्चल का अर्थ नहीं है, निश्चल का अर्थ कौन सा नहीं है, तो कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है, निश्चित। निश्चित जो है निश्चल का अर्थ नहीं होता है, याद रखेंगे। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ईर्षा से जल उठना, ये होता है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। यथारुचि में समास है, यथारुचि में कौन सा समास है, तो यथारुचि में अव्ययी भाव समास है, ये याद रखेंगे, क्या अव्ययी भाव समास है। स्थावर का विलोम क्या होता है, तो स्थावर का विलोम क्या होता है, तो जंगम होता है स्थावर का विलोम। अब देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है, कुमुदनी, याद रखेंगे। कुमुदनी क्या है आपका शुद्ध शब्द है, तो निम्नलिखित शुद्ध शब्द कौन सा है, कुमुदनी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन था। अब आपका लगभग 135 क्वेश्चन था, ये आपके 2015 से ये लगभग थे, ठीक है। तो ये आपके 2015 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए थे वो यहाँ पर ये हो चुके हैं, ठीक है। तो इस सबको आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर के लिए। आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।